तो चलिए बेटे, अब इसके आगे हम बात करेंगे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो चलिए पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट के बारे में लिख लेते हैं। तो लिखें आप 6 नंबर का पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर्स बाय एस्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट के अंदर वैसे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन स्टिल हम लिख लेते हैं इसके बारे में। तो लिखें आप पहला पॉइंट लिखें, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट a partner by holding out is one who is actually not a partner। ठीक है, he is represented as a partner, he is represented as a partner। आगे लिखें, such partner is liable to creditor, for repayment which having been extended to the firm, ठीक है जी। आगे देखें, on the basis of such representation, तो देखिए बेटे, इसके अंदर मैंने आपको एक बात बताई है, पार्टनर बाय एस्टॉपल हो या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो, तो साफ लिखा है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज वन। ये एक ऐसा पार्टनर होता है हु इज एक्चुअली नॉट अ पार्टनर, जो एक्चुअली पार्टनर होता नहीं है पार्टनरशिप फर्म का, लेकिन रिप्रेजेंट ऐसा करता है कि जैसे कि वो पार्टनर हो और क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए वो पूरा लायबल होता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसने अपने आप को रिप्रेजेंट इस तरीके से किया है और वो पूरा लायबल होता है। तो चलिए बेटे, ये तो बात थी टाइप्स ऑफ पार्टनर की, और अब मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं माइनर पार्टनर के बारे में, कि ये माइनर जो होता है क्या माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता, तो उसके बारे में बात करेंगे। माइनर कौन होता है? माइनर वो होता है जो बिलो 18 ईयर ऑफ एज होता है, उसको हम माइनर कहते हैं। तो क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? तो देखिए बेटे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि माइनर, क्योंकि माइनर 18 साल से नीचे है और वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होता, इसलिए उसको बीइंग हम पार्टनर तो फुल फ्लैश पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन वो माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, यानी फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स केवल वो एडमिट किया जा सकता है माइनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और वो भी उसमें अपन को कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स की। तो आप इसके बारे में पूरी बात लिख लें। पहली बात लिखें आप, पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन लीगल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पार्टनरशिप के अंदर डीड में लीगल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है बिटवीन टू पर्सन्स, दो पर्सन के बीच में लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है। हु एग्रीड टू शेयर, जो अपने डेफिनेशन में बात पड़ी थी, who agreed to share profits or losses, of a business, यानी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस शेयर करने के अंदर पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं। कैरिड ऑन बाय देम, ये अपने डेफिनेशन में भी ये बात पड़ी थी, कैरिड ऑन बाय देम। ठीक है, एज सच, इसी वजह से एज सच अ माइनर
इज इनकम्पिटेंट, यानी वो कैपेबल नहीं है, इनकम्पिटेंट है. अ माइनर इज इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने में इनकम्पिटेंट है विद अदर्स, विद अदर्स. ठीक है. he cannot become partner in any firm, किसी भी फर्म के अंदर वो पार्टनर नहीं बन सकता. he cannot become partner in any firm. ठीक है, करें अंडरलाइन. Incompetent to enter into valid contract with others, he cannot become partner in any firm. अब important point लिखे, however a minor can be admitted to the benefit. ये important point है कि इसको benefit के लिए admit किया जा सकता है. admitted to the benefit of a partnership firm, ठीक है. with the इसमें हाथ का निशान लगाते हैं आगे, क्योंकि जिस पे हाथ का निशान है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. with the mutual consent मतलब उनकी सहमति लेनी पड़ेगी बाकी के पार्टनर्स की. mutual consent of all the other पार्टनर्स, बाकी के पार्टनर्स की क्या करनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी. इन सच केसेस his liability will be limited to the extent of, उसकी लाइबिलिटी कितनी लिमिट रहती है, टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, यानी जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उस हद तक ही उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उससे ज्यादा यानी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती. लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, यानी जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतनी ही कैपिटल की लाइबिलिटी उसकी जो है उतने तक ही उसकी लाइबिलिटी होती है जितनी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है. आगे लिखें, अ माइनर कैन शेयर ओनली द प्रॉफिट्स एंड कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर लॉस. ठीक है जी. तो क्या चीज है इसके अंदर कि हम माइनर को केवल प्रॉफिट्स के लिए तो एडमिट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंपेल नहीं कर सकते कि तुम को लॉस भी बियर करना पड़ेगा. इस चीज के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है. ठीक है जी. होंगे जिसके ऊपर नॉर्मली आपके न्यूमेरिकल बन रहे हैं. तो चलिए बच्चों, प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो लिख लो. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होगा, इक्वली. ठीक है. इसके आगे लिखो, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर होगी. तो इसके आगे लिख दें नॉट अलाउड. सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल इन्हीं पे ही आ रहे हैं. इसके बाद लिखें इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट अलाउड.
नॉट चार्ज लिखो इस पे, नॉट चार्ज, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और लिखें आप, इसमें नोट के रूप में एक बात लिखें आप, इसमें हाथ का निशान डालें और लिखना चालू करें, लोन बाय रिलेटिव। अगर कोई रिलेटिव लोन दे देता है, लोन बाय रिलेटिव इज नॉट अ लोन, नॉट अ लोन फ्रॉम पार्टनर। अगर कोई रिलेटिव लोन देता है तो आप पार्टनर से लोन नहीं मानेंगे उसको। कहीं कंफ्यूजन करने के लिए आपको कोई दे दिया कि पार्टनर के रिलेटिव ने लोन दिया तो आप उसको पार्टनर का ही लोन माने। हैंस प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर नॉट अलाउड, नॉट अप्लाई लिखो, नॉट अप्लाई। प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन का जो प्रोविजन है 6% की रेट से, वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, in the absence of partnership deed, provision, in the absence of partnership deed, profit and loss shared equally, profit and loss shared equally, irrespective of type of partner। चाहे किसी भी टाइप ऑफ पार्टनर हो, चाहे एक्टिव पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो या एनी अदर, कोई भी पार्टनर होता है, लेकिन आपका जो प्रोविजन है वो सभी पार्टनर के ऊपर लागू होते हैं। आगे लिखो। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। लिखें, हाथ का निशान डालें और लिखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आती है पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन क्या लिखते हैं। पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लिखते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं। तो आप लिखें इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन, इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट्स पे। एंड और जो चीज एप्रोप्रिएशन होती है प्रॉफिट्स पे, हम वो तभी प्रोवाइड करते हैं जब आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। अगर लॉस होता है तो हम प्रोवाइड नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इफ देयर इज and if there is profit, then only provided। नेक्स्ट लिखें आप इसको तभी अगर मान के चलिए प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस के केस के अंदर तो आप तभी प्रोवाइड कर सकते हैं जब पार्टनरशिप डीड इसके लिए कह रही हो क्या कि चाहे लॉस भी क्यों ना हो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अगर पार्टनरशिप डीड आपको कुछ नहीं कह रही या आपके क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है तो लॉस के केस के अंदर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। ठीक है, तो लिखें इट विल बी प्रोवाइडेड, it will be provided in case of loss also only if partnership deed says so, और या फिर ऐसा लिखा हो इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मान के चलिए अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको चाहे लॉस भी क्यों ना हो उसके बावजूद भी आपको पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लीजिए केसेस। अब वो केसेस क्या हैं। केस नंबर 1, व्हेन
पार्टनरशिप डीड, व्हेन पार्टनरशिप डीड बोले या पार्टनरशिप एग्रीमेंट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग मान के चलिए पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आप नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। केस नंबर 2, अगर केस नंबर 2 के अंदर लिखा है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, तो इसमें केस 1 क्या हो सकता है? अगर मान के चलिए आपके पास लॉस है, इफ देयर इज लॉस, अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है और आपके पास लॉस है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड करते, नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है। केस नंबर 2, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट, ये भी मैं आपको बातें सारी समझा चुका हूं कि अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो आप पूरा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, फुली अलाउड, पूरा पूरा। और मान के चलिए इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो है लेकिन वो इनसफिशिएंट है, तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है आप उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। इफ देयर आर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो हम कितना देंगे? जितना हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतना ही, जितना हमारे पास प्रॉफिट है, तो जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है हम उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसी प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मानते हुए आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशो के अंदर? प्रॉफिट्स आर टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि जितना अपने पास प्रॉफिट है वो पूरे पूरा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो। ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो, उसको कैपिटल रेशो में बांट दो। ये बात भी अपन इस पे ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लेके आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड, ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इन अ ईयर, ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होती है। आगे लिखें, इन केस द क्वेश्चन गिव्स, अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है क्लोजिंग कैपिटल, इन केस द क्वेश्चन गिव क्लोजिंग कैपिटल, देन ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड। ऐसी स्थिति के अंदर हमें क्या काम करना पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। विल बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है आपका इसमें। तो देखो बच्चों, ये थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ के जाओगे तो आपका पेपर बहुत बढ़िया हो जाना है, इसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अब हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे लिखवा देता हूं। ठीक है। केस नंबर 1, ठीक है, एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड का अपन करने जा रहे हैं केस नंबर 1। तो इसमें क्या है केस नंबर 1? व्हेन
fixed amount, when fixed amount is withdrawn in fixed interval, मतलब आपका टाइम पीरियड भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है, ठीक है। तो आप इसके अंदर एक टेबल बना लें जिसके अंदर आपको ध्यान रह जाएगी बात। तो मान के चलिए अगर आपकी मंथली ड्राइंग है, फॉर 12 मंथ्स की, और व्हेन ड्राइंग्स आर मेड in the beginning of each period, अगर आप ड्राइंग करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड में, एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, when drawings are made in the middle of each period, ठीक है। और तीसरी कंडीशन हमारी आती है when drawings are made in the end of each period, ठीक है जी। तो यहां पर तो हमने क्या पढ़ा था, बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड होता है तो 6.5, मिडल में होता है तो 6, एंड में होता है तो 5.5। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग्स क्वार्टरली होती हैं, क्वार्टरली फॉर 12 मंथ्स, यानी हर 3 महीने में करते हो आप, तो बिगनिंग में करते हो तो रेट 7.5 हो गई थी, मिडल में करते हो तो 6 हो गई थी, एंड में करते हो तो 4.5 हो गई थी। और अगर हम हाफ ईयरली ड्राइंग्स करते हैं हर 6 महीने में, हाफ ईयरली और 12 मंथ्स, ईयर एंडिंग 12 मंथ्स ही है, यानी साल में 2 बार। तो इसमें बिगनिंग में करोगे तो 9, इसमें करोगे तो 6, एंड में करोगे तो 3। और मान के चलिए अगर हम मंथली ड्राइंग करते हैं और 6 मंथ एंडिंग होता है, 6 मंथ एंडिंग, तो 3.5, 3 एंड 2.5। हालांकि इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी लिखवाया था, मंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए। टाइम लेफ्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके अंदर बात आती है यहां पर, अब केस नंबर 2 हमारा क्या था, एवरेज मेथड के अंदर तो बात हो गई। अब जब इक्वल अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जब हम विड्रॉ करते हैं तो एवरेज मेथड लगाते हैं। फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो आप फिक्स्ड इंटरवल पे, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो क्या लगता है, तो प्रोडक्ट मेथड लगता है या सिंपल मेथड लगता है। व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, जब अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन होता है एट डिफरेंट डेट्स, तो क्या होगा, डिफरेंट डेट्स के ऊपर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। इन दिस केस either simple method or product method is used, या तो सिंपल मेथड यूज करते हैं या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। तो सिंपल मेथड अगर आप यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है जब हम सिंपल मेथड यूज करते हैं, तो
अमाउंट ऑफ, लिखें ऐसा लिखें आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग, amount of drawing into rate upon 100 into months upon 12। और यही अगर प्रोडक्ट मेथड होता है तो क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट मेथड के अंदर आप क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी टोटल ऑफ प्रोडक्ट बोलें या सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है। तो देखिए बेटे, इसके अंदर मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब हमें जैसे रेट जो रखी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की 6%, मान के चलिए अगर आगे पर एनम ना लिखा हो तो हम डेट को कंसीडर नहीं करते हैं और पूरे साल भर का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं इसमें। तो इसको बात को भी आप हाथ का निशान डालें और लिखें कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दे रखा, आगे पर एनम ना दे रखा हो, तो हम जिस रेट अपन को जो दे रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो उसके ऊपर हम पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकालेंगे। और ये जो और इवन जब आपको क्या कहते हैं, जब डेट नहीं दे रखी होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम 6 मंथ की निकालते हैं। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो नियम है वो लगाकर आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी, कि सर जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखी होती तो क्या उसको हम 6 मंथ का या 6% की रेट से निकालते हैं। तो वो सरासर गलत है। तो आप उस चीज पर ध्यान में रखें कि ये नियम केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लागू होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर रेट नहीं दे रखी होती तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर डेट नहीं दे रखी होगी तो ऑन एन एवरेज हम उसको 6 मंथ्स की कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों नियम आप लिख लें यहां पर। when the rate of interest is given, when rate of interest on drawing is given without suffix per annum, जिसमें पर एनम नहीं लिखा हुआ, विदाउट सफिक्स पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग। ठीक है, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग, यानी टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग को छोड़ दिया जाता है, उस केस के अंदर उसको कंसिडर नहीं किया जाता और पूरे ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं, टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है जी। और वो 6 मंथ वाली भी बात लिखें, लगाएं हाथ का निशान और लिखना चालू करें। इफ द क्वेश्चन is silent regarding the time period of drawing, if question is silent regarding the time period of drawing, then interest on drawing is calculated, interest on drawing is calculated for a 6 month period, उम्मीद है ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर। अब हम ट्रीटमेंट लिखेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आप लोग मेरे साथ साथ लिखें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। ठीक है जी, तो लिखें पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो जो चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है उसको हम पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते। ठीक है, नॉट एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ठीक है जी, एंड हेंस मस्ट बी ट्रांसफर टू किस में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ पीएनएल अकाउंट, डेबिट ऑफ P&L अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे अपन इसको, नॉट टू द डेबिट ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, नॉट टू द डेबिट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में। इसमें ऐसे लिख दें, पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए बेटे, अगर मान के चलिए आपके पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई एग्रीमेंट के अंदर कुछ रेट लिखी हुई है, तब तो हम पार्टनर को उसी रेट पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। और मान के चलिए अगर एग्रीमेंट में अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई रेट नहीं दे रखी होती है, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन की इस तरीके की कोई रेट नहीं दे रखी होती है, तो ऐसे केस के अंदर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है। तो इस बात पे बड़े सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि मान के चलिए सर अगर 8% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा होगा तो क्या हम 8% की रेट से देंगे या 6% की रेट से। तो दिमाग में बना लें कि अगर डीड के अंदर लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन जिस रेट पर है आप उस रेट पर देंगे, और मान के चलिए अगर रेट नहीं है, मेंशन नहीं है, तो आप 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। तो लिखें आप, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट, देयर इज एन agreement, if there is an agreement as to the rate of interest, as to the rate of interest, partner is entitled to interest on loan at the agreed rate of interest। जो भी agreed rate of interest है उस पर interest on loan दिया जाएगा, agreed rate of interest। ठीक है जी, आगे लिखें, if there is no agreement, अगर मान के चलिए एग्रीमेंट में नहीं है, if there is no agreement as to the rate of interest, as to the rate of interest, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, एक पॉइंट और लिखें कि इंटरेस्ट ऑन लोन को कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, इसके लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनाया जाता है। तो लिखें, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन is not recorded
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। ठीक है, बट इट शुड बी recorded to the credit side. It should be recorded to the credit side of partners loan. partners loan में कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। तो बने रहें मेरे वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।